हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? मज़े में हो? चलो, अच्छी बात है। तो देखिए, आज हम अपनी वसंत पाठ्य पुस्तक में जो पहला पाठ पूरा कर चुके हैं, है ना। इसके बाद हम बट इसका दूसरा पाठ, जो कि लाख की चूड़ियाँ हैं और इसके लेखक हैं कामता नाथ जी, इसके बारे में जानेंगे। इसमें देखो, इस पाठ में क्या है कि लेखक ने, जैसे आप अपने गर्मी की छुट्टियों में या सर्दी की छुट्टियों में पहले दादी के घर, नानी के घर जाते थे, इस तरह से लेखक भी अपने नानी के घर जाते हैं और वहाँ पर के जा कर के एक ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। और उनसे उनको इतना लगाव हो जाता है कि उनके ऊपर वो बहुत, जो भी व्यवहारगत बातें होती हैं, उनको अपनी एक रचना में हमारे सामने पेश करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि लाख की चूड़ियाँ पाठ में लेखक ने क्या क्या बताया है। कहानी की शुरुआत लेखक के बचपन से शुरू होती है। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बहुत पसंद था, क्योंकि वहां पर बदलू नाम का एक मणिहार, मणिहार कौन होता है? जो चूड़ियां बनाने का काम करते हैं ना, आपने देखा होगा कई जगह दुकानों में, जो एक लाख का एक डंडे में लगा करके और उन पे छोटे छोटे से रंग बिरंगे कांच के टुकड़े लगा करके चूड़ियां बनाते हैं। अपने घरों में अपनी माँ को, नानी को, दादी को, है ना, उन सबको चूड़ियां पहने हुए देखा देखा हुआ। वो चूड़ियां बनाने का काम कौन करते हैं? मणिहार। अब वो, उनको बदलू नाम के मणिहार क्यों पसंद थे? क्योंकि वो बचे हुए लाख जो होता है, उस बचे हुए लाख की छोटी छोटी गोलियां बना देते और उन गोलियों को बना करके वो किसको दे देते थे? लेखक को दे देते थे। इससे लेखक उनको उन गोलियों के साथ खेलते थे। इस वजह से उनको वो बदलू नाम का मणिहार अच्छा लगता था। छुट्टियां खत्म होने के बाद जब वो अपने घर लौटते थे, तो उनके पास ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां हुआ करती थी। उन्हें देख करके उनके हम उम्र का मतलब होता है उनके साथ के जो और दोस्त थे, वो बहुत आकर्षित होते थे कि यार कहाँ से लेके आए हुए, हमें बताओ, है ना। तो लेखक बताता कि मुझे अपनी ननिहाल से ये मिली है। वैसे तो बदलू अपने ननिहाल के गांव में रहने वाले थे, इसलिए वो ननिहाल के गांव के रहने वाले थे, इसलिए रिश्ते में उनके मामा लगते। लेकिन गांव के अन्य बच्चे उनको क्या बोलते थे? बदलू को काका। तो ऐसे लेखक भी उनको बदलू काका कहने लगे। बदलू अपने घर के सामने ही एक पुराने नीम के वृक्ष के नीचे बैठ करके चूड़ियां बनाने का काम करते थे। उनके सामने ही जलती भट्टी में अन्य औजार रखे रहते थे, जिनकी मदद से वो अक्सर लाख को पिघला करके और एक से एक खूबसूरत व मजबूत लाख की चूड़ियां बनाया करते थे। बदलू काका को हुक्का पीने का बहुत शौक था। गाँव में देखा हो ना, कई लोग ऐसे, कोई बीड़ी पीता है, कोई हुक्का पीता है ना। तो बदलू काका को क्या पीने का शौक था? हुक्का पीने का शौक था। इसलिए काम के बीच में वो हुक्का भी पीते रहते थे। लेखक जब भी अपने मामा के गांव में जाते थे, तो वो अक्सर दोपहर के समय बदलू काका के पास जाकर के घंटों बैठे रहते थे, उनके काम को देखते रहते, हाँ, क्योंकि उनका वहीं पर देखने का मन लगा रहता था, उनको अच्छा लगता था उनका चूड़ियां बनाना। बदलू काका भी प्यार से उनको लल्ला बोलते थे। बदलू पेशे से मणिहार था। अभी आपको बताया ना मणिहार कौन होता है? मणिहार किसको बोलते हैं? चूड़ियां बनाने वाले को मणिहार कहते हैं। चूड़ियां बनाना उनका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब होता है जो हमें वंशानुगत रूप से, जैसे कि हमारे दादाजी ने कुछ काम किया, वो हमारे पिताजी को सिखाया, पिताजी ने कोई काम कर रहे हैं, वो हमने सीख लिया, है ना। ऐसा एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो काम चलता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैतृक पेशा। पेशा यानी रोजगार। यानी उनके पिता, दादा सब क्या बनाते थे? चूड़ियां बनाने का ही काम करते थे। और उनकी रोजी रोटी कमाने का भी यही एक तरीका था। उनकी चूड़ियां खूब सारी बिकती थी। गांव की महिलाएं उन सुंदर सुंदर चूड़ियों को बदलू काका से खरीद कर पहनती थी, लेकिन बदलू काका उनसे पैसे लेने के बजाय अनाज लेते थे। क्यों? क्योंकि उनको अनाज की ज़्यादा ज़रूरत होती थी। वस्तु विनिमय का यह पुराना तरीका था।
वस्तु विनिमय क्या होता है कि पहले गांवों में लोग किसी काम को करने के बाद पैसे लेने के बजाय सामान ही आदान प्रदान करते थे। जब एक सामान के बदले दूसरा सामान मिलता है तो उसको क्या कहते हैं हम? वस्तु विनिमय। यानी जब वो किसी को चूड़ियाँ देते तो किसी सब्जी बेचने वाले को उन्होंने चूड़ियाँ बेची तो वो बदले में उससे पैसे लेने के वो उससे सब्जियाँ खरीद लेते। किसी को घर का और सामान लेना बेचने वाला हो गया, कोई दुकानदार हो गया, तो उससे घर का सामान ले लेते। इस तरह से वो चूड़ियों के बदले वस्तु विनिमय करते थे। बदलू स्वभाव में बहुत सीधे साधे थे, वे किसी से लड़ते झगड़ते नहीं थे, है ना, बस अपने काम से काम रखते थे। लेकिन शादी विवाह के अवसर पर कभी कभी वो जिद पकड़ करके बैठ जाते, यानी कि उनको ऐसा मतलब कहते हैं ना कि शादी विवाह के टाइम पे बहुत से लोग जो साधारण रोजगार करते हैं, जैसे कि चूड़ियाँ बेचने वाला हो गया, बैंड बाजे वाले हो गए, है ना, विशेष अवसरों पर अलग से नेग मांगते हैं, यानी ज़्यादा रकम की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सामने वाले जिनके घर में अच्छा शुभ कार्य हो रहा है वो खुशी खुशी से ज़्यादा पैसे देंगे, इसलिए शादी ब्याह के टाइम पर वो ज़्यादा पैसों की मांग करते थे। और एक सबसे बड़ी बात होती थी कि दुल्हन की जो चूड़ियाँ होती थी उनको सुहाग की चूड़ियों को थोड़ा महंगा बेच करके वो खूब कमाई करते थे, क्योंकि लोग मानते थे कि सुहाग की जो चूड़ियाँ होती हैं बहुत पवित्र होती हैं, इसलिए इसको तो जितनी रकम में दिया जाए उतना अच्छा है, जिससे कि लेने वाला भी दुआएं दे। इसलिए सुहाग की चूड़ियों के बदले लोग बदलू काका की पत्नी के लिए वस्त्र देते थे, घर के प्रत्येक सदस्य के लिए कुछ न कुछ उपहार देते थे और बदलू के लिए पगड़ी कुछ रुपए भी देते थे। सो शादी के वक्त उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। बदलू काका लेखक की अच्छी खातिरदारी करते थे, कभी कभी उनको गाय के दूध में बनी मलाई डालकर तो कभी आम की फसल में आम खिलाते थे, साथ में कुछ लाख की गोलियां भी बना करके देते थे। इसकी वजह से लेखक का बदलू काका के साथ एक प्रेम का संबंध बना हुआ था और वो उनके साथ ही ज्यादातर समय व्यतीत करना पसंद करते थे। बदलू काका को कांच की चूड़ियां जरा भी पसंद नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाते थे और धीरे धीरे क्या है कि गांव के लोगों को भी शहरीकरण जब होने लगा, लोग शहरों की ओर जाने लगे, तो लोगों को कांच की चूड़ियां ज़्यादा पसंद आने लगी और कांच की चूड़ियां सब फैक्ट्रियों में बनती थी, है ना, सब मशीनों से बनती थी वो, और लोगों को पसंद भी आती थी क्योंकि उनमें नए नए रंगों की नए नए डिजाइन की चूड़ियां आने लगी, है ना। तो इस वजह से बदलू काका का जो धंधा चलता था चूड़ियों का वो धीरे धीरे कैसा होने लगा? मंदा होने लगा, यानी कम पड़ने लग गया। लोग उनकी चूड़ियों को खरीदना बंद कर चुके थे धीरे धीरे। अब लेखक गर्मी की छुट्टियों में मामा के गांव चले जाते थे और स्कूल खुलने पर वापस अपने घर आ जाते थे। लेकिन अचानक से लेखक के पिता का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो गया, जिस कारण से लेखक 8-10 वर्षों तक मामा के गांव नहीं जा पाए, दूर हो गया था ना, इस वजह से। इसी बीच उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी लाख की गोलियों में भी रुचि कम हो गई। अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो लाख की गोलियों से थोड़ी खेलते रहेंगे, जैसे आप बड़े हो जाओगे, अभी जिन खेलों को आप खेल रहे हो बाद में बड़े हो जाने के बाद आपके खेल भी बदल जाएंगे और आपकी पसंद भी बदल जाएंगी। तो ऐसे ही लेखक को उन लाख की चूड़ियों से खेलने का भी इंटरेस्ट कम हो गया। लंबे समय के बाद जब लेखक अपने मामा के गांव गए तो एक दिन अचानक बरसात की वजह से उनकी मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और हाथ में पहनी कांच की चूड़ियां टूट करके उसकी कलाई में चुभ गई, जिसकी वजह से काफी सारा खून बह गया। तो लेखक के मामा उस वक्त घर पर नहीं थे, इसलिए लेखक ने अपनी बहन की मरहम पट्टी की। तभी लेखक को महसूस हुआ कि गांव की ज्यादातर महिला अब लाख की चूड़ियों की जगह क्या पहनती हैं? कांच की चूड़ियां पहनती हैं। तब उनको लेखक को बदलू काका का ध्यान आया कि वो उनसे मिलने चले गए। जो वो अपने बदलू काका के घर पहुंचे तो देखा बदलू उसी नीम के पेड़ के पास एक खटिया चारपाई बिछा करके लेटे हुए थे। बदलू को लेखक को पहचानने में थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि अब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी थी और थोड़ा दिखना भी कम हो गया था, इसकी वजह से वो उनको पहचान नहीं पाया और लेखक भी बड़े हो गए थे, है ना। धीरे धीरे उनको याद आ गया। हालचाल पूछने के बाद जब लेखक ने चूड़ियों के काम धंधे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया
कि उन्होंने कई साल पहले ही काम करना बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि गांव की सभी महिलाएं क्या करने लग गई थी? कांच की महिला चूड़ियां पहनने लग गई थी, और उन्होंने लाख की चूड़ियां खरीदने से मना बंद कर दिया था, है ना। इसके बाद बदलू लेखक को बताने लगा कि आजकल सभी कुछ मशीनों से होता है, खेत जोतना हो या कांच की चूड़ियां बनाना हो या कुछ और, इसलिए लाख की चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता है। बदलू काका अब काफी कमजोर हो चुके थे। लेखक की खातिरदारी के लिए, खातिरदारी जानते हो, जब कोई घर में मेहमान आता है उसकी नाश्ता पानी देते हैं, उसकी सार संभाल करते हैं, वो क्या कहलाती है? खातिरदारी। तो लेखक की खातिरदारी के लिए बदलू काका ने अपनी बेटी से आम मंगवाए। उनके आम के पेड़ थे ना, वहां से जब उनकी बेटी आम लेकर आई तो लेखक ने देखा कि उनकी बेटी ने अपने पिता द्वारा बनाई गई सुंदर लाख की चूड़ियां पहन रखी है। तो बदलू ने उन लाख की चूड़ियों के बारे में बताया कि ये चूड़ियां जमींदार साहब की बेटी के लिए बनवाए थे, है ना, लेकिन अच्छे दाम उन्होंने दिए नहीं, है ना। इस वजह से बदलू ने जमींदार साहब को वो चूड़ियां नहीं दी, है ना। बदलू ने इस मशीनी के युग में भी हार नहीं मानी। भले ही बदलू का काम इस मशीनी युग की वजह से बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, ना ही वो पीछे हटे। वो बहुत मेहनती थे, परिश्रमी थे, और अपने काम को पूरी निष्ठा के साथ करते थे। निष्ठा का मतलब होता है पूरे रुचि के साथ। और अगर उनके काम के दाम अच्छे नहीं मिलते तो वो उनके बेचना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमने अभी पूर्ण कर चुके हैं। इसमें बदलू काका के बारे में लेखक ने और अपने ननिहाल के बारे में अपने बचपन की पूरी कथा हमारे सामने प्रस्तुत की है। अब हम इस पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर हैं वो हम करेंगे। पहला नंबर प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, और बदलू को बदलू मामा ने कह करके बदलू काका क्यों कहता था? तो देखो, हमने अभी इस पाठ में पढ़ा था कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि वहां पर बदलू उनको लाख की गोलियां देते थे, है ना, और जो उनको पसंद थी। साथ ही बदलू मामा इसलिए नहीं कहता था क्योंकि गांव के सारे बच्चे उनको क्या कह के बुलाते थे? बदलू काका कहते थे, इसलिए वो भी उनको बदलू काका कहने लगे। प्रश्न नंबर 2, वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? तो वस्तु विनिमय एक पुरानी व्यापार की पद्धति है या प्रक्रिया है जिसमें वस्तु के बदले वस्तु दी जाती है ना। पहले पुराने जमाने में होता था पैसों का लेन देन नहीं होता था, लेकिन आजकल क्या होता है, हम दुकानदार के पास जाएंगे, हम अगर उनको पैसे देंगे तभी वो क्या देंगे, हमें अपना सामान देंगे। यानी वस्तु के बदले धन का लेन देन आजकल होता है। प्रश्न नंबर 3, मशीनी युग में कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? यहाँ देखो, इस लाइन का मतलब हाथ काटने का मतलब ये नहीं हाथों को काटना। यहाँ हाथ काटने का मतलब है लोगों से उनका रोजगार छिन जाना, है ना। क्योंकि जहाँ एक काम करने के लिए 10 आदमियों की जरूरत पड़ती थी या 50 आदमियों की जरूरत पड़ती थी, वहाँ एक मशीन अकेले ही 100 आदमियों तक का काम कर लेती है, फटाफट फटाफट हो जाता ना, और टाइम भी कम लगता है और थोड़ी सी सुंदरता भी अच्छी आती है। इस वजह से लोग मशीनों से काम करवाना पसंद करते हैं क्योंकि उनसे उनका रोजगार बढ़ जाता है। तो ऐसे मशीनों के आने की वजह से हाथों का जो रोजगार था, जैसे चूड़ियाँ बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, ये छोटे मोटे जो रोजगार जो पहले हाथों से होते थे वो आजकल मशीनों से होने लगे हैं, है ना। इससे आम बहुत से लोगों का रोजगार बंद हो गया है। प्रश्न नंबर 4, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? तो बदलू के मन की सबसे बड़ी व्यथा तो ये थी, व्यथा यानी पीड़ा, परेशानी, कि उनकी चूड़ियों का व्यवसाय शुरू होने की वजह से उनकी लाख की चूड़ियां बनाने का जो रोजगार था वो बंद हो गया था, और इसकी वजह से उनकी जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब हो गई थी। तो ये बदलू के मन में ऐसी पीड़ा छिपी थी जो लेखक को पता चल चुकी थी। प्रश्न नंबर 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? तो इसका उत्तर होगा, मशीनी युग के कारण बदलू का सुखी जीवन दुख में बदल गया था और गांव की सारी औरतें क्या करने लगी थी? लाख की चूड़ियों के बदले कांच की चूड़ियां पहनने लगी थी,
और बदलू की कला को कोई भी नहीं पूछता था कि भाई तुम कैसी चूड़ियाँ बनाते हो, क्योंकि अब उनकी चूड़ियों की मांग बंद हो चुकी थी। इसके बदले में क्या हुआ कि जो लोग शादी विवाहों पे लाख की चूड़ियों के बदले में कुछ भी मनमाना जो मांगते थे वो ही देते थे ना नेक में। हाँ, साथ में अनाज, कपड़े और अन्य जो गिफ्ट वगैरह उनको मिलते थे वो सारे उनको मिलना बंद हो गए, जिसकी वजह से उनका आर्थिक हालत खराब हो गई और उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ा। ठीक है बच्चों, तो आज हमने ये पाठ पूरा किया, साथ ही इसके प्रश्न उत्तर भी कर लिए। अब अगर आपको इस पाठ को समझने में कोई दिक्कत आई है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें और उनको बताएं कि इस तरह से हमारे हिंदी की क्लासेज हमारे वीडियोज मिलते हैं। और अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों को भी जरूर बताएं।